ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखें, जैसा आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें ज़रूर जियोमेट्री का इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली इस ऑप्टिक्स में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ जो रूल्स हैं, छोटे मोटे रूल्स, जैसे पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल्स, है ना, तो ये जो ज्योमेट्री होती है थोड़ी बहुत, अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो मैं बताता चलूँगा, उसका यूज़ होना है। अच्छा, इसमें बेसिकली डिस्कस क्या करना है ऑप्टिक्स में? ऑप्टिक्स में डिस्कशन का विषय ये आता है कि आप देखते हो कि मिरर्स का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली हमारी लाइफ में होता रहता है ना। कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस ऐसे हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है। जैसे आप देखो, मिरर है, अब रोज सुबह उठ के आप अपना चेहरा पहले देखते हो ना मिरर में, है ना, उसके बिना काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर मान लें आपने चेहरा अपना नहीं देखा सुबह उठ के, तो फिर आप बाहर नहीं निकलोगे, ये बहुत जरूरी है। खैर, बाइक है, स्कूटी है, कार है, उसमें एक रियर व्यू मिरर होता है, आप निकाल देते हो, लेकिन उसकी बड़ी उपयोगिता है। और रियर व्यू मिरर जो है पीछे की ट्रैफिक कंडीशन को देखने के लिए होता है, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऑप्टिकल डिवाइसेस में आप देखो, ये चश्मा, अगर विजन डिफेक्टिव हो गया तो ये चश्मा लगाना ज़रूरी है। विजन डिफेक्टिव होने से क्या मतलब है? हमें दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं साफ, ठीक, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। उसके अलावा टेलीस्कोप का इस्तेमाल आपने किया होगा शायद, तो टेलीस्कोप यूज़ होता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो बहुत विजिबल ना हो, कायदे से बहुत दूर और छोटा दिख रहा है, उसको व्यू करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया होगा आप में से। माइक्रोस्कोप क्यों होता है? बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टडी आपको करनी, जैसे प्लांट का सेल है, इतना टाइनी है कि वो आप देख नहीं सकते हो सीधे, तो आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उसे, उसकी मैग्नीफाइड इमेज देखते हो। ओके, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, और लीजिए, वो आपका जो मोबाइल है जिसमें आप कैमरा इस्तेमाल करते हो, कैमरे में भी वो टेलीस्कोप लगे होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं, उनका क्या यूज़ है? तो असल में जीवन में आप देखो कि हर जगह इसकी उपयोगिता चल रही है। तो ये डिवाइसेस हैं क्या और क्यों यूज़ कर रहे हैं? डिवाइसेस के साथ एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें आप, जैसे आप अपनी मिरर में आप अपने आप को देखते हो, तो क्या देखते हो उसमें? खुद को देख रहे हो या अपनी इमेज को? इमेज को। तो ये इमेज है क्या, है ना। और इमेज को देखने में जो इमेज बन रही होती है वो कैसी होनी चाहिए? देखें, जब प्लेन मिरर में आप अपनी इमेज देख रहे हो तो उसमें जैसे आप हो वैसा दिख रहा है? मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, जो ऑब्जेक्ट का जैसी कंडीशन है, जिस कलर का है ऑब्जेक्ट उसी कलर की इमेज दिख रही है। और अगर सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी इमेज दिख रही है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज दिख रही है ना। तो बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसी इमेज दिखती है। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। कैसे? जैसे टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप जो है क्यों इस्तेमाल हो रहा है? उसमें यह है कि दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा दिख रहा है या विजिबल नहीं हो पा रहा है। किसी स्टार को आप देख रहे हो, किसी प्लेनेट की स्टडी कर रहे हो आप, सेलेस्टियल बॉडीज की, वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, आपको स्टडी करनी है। अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आप डायरेक्ट देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा उसमें, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी यही रिक्वायरमेंट है ना, यार वो जो स्टार है या जो प्लेनेट हम व्यू कर रहे हैं या दूर का ऑब्जेक्ट एक व्यू कर रहे हैं, वो अगर पास में होता तो हमें साफ दिख जाता। तो टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप यूज करोगे तो उसमें लेंसेज लगे होते हैं। लेंसेज का क्या काम है? वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज आपके पास में बना देता है, बिल्कुल नियर। अब जब वो पास में आ गया आपके बिल्कुल, तो आप उसे कायदे से उस स्टडी भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, यही तो होता है उसका काम। माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है? छोटा सा पार्टिकल है, वो आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, दिख नहीं रहा है आपको, तो क्या करता है वो उस ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज बना देता है, खूब ज्यादा मैग्निफिकेशन कर देता है, हजारों गुना ज्यादा है, और मैग्नीफाइड कर देता है, नतीजा आप उसे स्टडी कर लेते हो। ये जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या रिक्वायरमेंट हो रही है? यही तो कि जैसा ऑब्जेक्ट है जरूरी नहीं है वैसी इमेज दिखे। हमें कभी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इमेज पास में दिखने लगे, कभी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इमेज बड़ी होकर दिखे। अब जैसे ये है चश्मा, ठीक, क्यों यूज होता है? दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं विजन में, दो प्रकार का, अगर आपको ध्यान हो। मेन दो, वैसे डिफेक्ट तो 4 होते हैं, इन दो प्रकार के डिफेक्ट की बात, जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया।
हिंदी में उसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ऐसे बोलते थे। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे मान लें आँख डिफेक्टिव है, तो उसमें दो तरीके के डिफेक्ट, एक तो पास की चीज़ें साफ नहीं दिख रही, आप पढ़ नहीं पा रहे हो। एक डिफेक्ट होता है कि दूर की चीज़ साफ नहीं दिख रही है। अगर पास की चीज़ साफ नहीं दिख रही है तो उसमें डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिक होता है। अगर आपको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो मायोपिया होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के देख रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पे रखें तो क्लियर दिखने लग रहा है। तो क्या होता है कि बुक आप ऐसे मत पढ़ो, तो उसमें ये चश्मा क्या करेगा, ये लेंस क्या करेगा, जब आप इसे लगाओगे तो ऑब्जेक्ट आप यहीं रखो, ओके ऐसे साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम चश्मा लगाएंगे तो ये क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की ये लेंस एक इमेज यहां बना देता है, आपके रेंज में बना देता है। तो क्या किया उसने, ऑब्जेक्ट की इमेज को दूर कर दिया। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा था, ओके अब आपको दिखने लगा। ऐसी क्या होगा, मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखते। अब दूर के ऑब्जेक्ट अगर मान लें उसे पास लाके आपके सामने रख दिया जाए तब आपको साफ दिखने लगता है, अगर मायोपिक है आई जो है, ठीक। तो उसमें क्या करेगा ये लेंस ये करेगा, जब आप इसे लेंस लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को, उसकी एक इमेज को पास में बना देगा, तो आपके रेंज में बना देता है। तो आखिर बताएं इसकी रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं, तो इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसी रिक्वायरमेंट के कारण इसको स्टडी करना पड़ता है, ठीक। तो हमारा मकसद अब क्या हुआ, हमारा मकसद बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यह है कि हम आपको पढ़ाएंगे इसी चीज को कि डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस के जरिए इमेजेस की साइज को, उसके आकार को, उसकी डिस्टेंस को कैसे बदला जाए। प्लेन मिरर ऐसा नहीं कर पाता। प्लेन मिरर जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज दिखाता है, लेकिन आपको याद होगा कि दो और मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के नाम से हिंदी में जाना जाता है। तो ये जो स्फेरिकल डिवाइसेस होते हैं, इसका काम ये होता है कि ये इनमें एक क्षमता होती है, पावर, ऐसी पावर होती है कि वो इमेजेस की साइज को बदल लेते हैं। प्लेन मिरर नहीं कर पाएगा, नहीं स्फेरिकल मिरर्स कर लेते हैं, इमेजेस की साइज को बदल देंगे, छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ तक करते हैं इमेज के डिस्टेंस को बदल देते हैं, दूर बना देंगे, पास बना देंगे, इमेज के ओरिएंटेशन को बदल देते हैं, सीधा हो तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा हो तो सीधा, जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो यार ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए ऐसे डिवाइसेस, ऐसे पावरफुल डिवाइसेस, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा मकसद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिफरेंट टाइप की इमेजेस की बात करना है कि कैसी कैसी इमेजेस पॉसिबल हो सकती हैं एक ऑब्जेक्ट की, और वो जो इमेजेस हैं उनको बनाया कैसे जा सकता है, ये रिक्वायरमेंट होगी। तो वो मिरर के जरिए भी होते हैं और लेंसेज के भी जरिए होते हैं। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस ये आता है। आगे चल के हम लोग प्रिज्म भी पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ ये डिवाइसेस हैं, कुछ 3 मिरर्स हो गए, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स में 2 हो गए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, और ऐसी जो है लेंस में होता है, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, प्रिज्म होता है। तो यार ये डिवाइसेस आने लगेंगे और इनके जरिए बनने वाली इमेजेस को हम लोग कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। तो ये स्टडी पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करना है, ये होगा, ठीक, ओके। अब आती बात इसे शुरू कैसे करें, तो शुरुआत ये होती है यहाँ पे कि बात ये आती है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम व्यू कैसे करते हैं, हमें दिखता कैसे, ये बताएं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिख रहा है, पहले तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लिए फिर रहे हैं, हमारी आंखें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेंसेज लगे हुए हैं इसमें। आप ये बताएं कि हम जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। जानते हैं आंख जो होती है उसमें एक लेंस लगा होता है और पीछे एक स्क्रीन होती है जिसे रेटिना बोलते हैं। तो क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वहां से चलने वाली रेज जब हमारी आंख पे गिरती है तो आंख का लेंस जो है उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाता है और वो इमेज हमारे रेटिना पे बनाता है, स्क्रीन पे। और वो जो रेटिना पे इमेज बनती है वो रेटिना जो है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जब उस पर रेज गिरती हैं तो हमें सेंसेशन होते हैं और सेंसेशन से विजुअल्स क्रिएट होते हैं और उन्हीं विजुअल्स को हम देखते हैं। तो बेसिकली हमारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है हम उसे देख रहे हैं। तो ब्रेन जो है कुछ ऐसे उसमें प्रोग्रामिंग है हमारे ब्रेन में कि हमें लगता है हम जैसे उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हम कभी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, हम उसकी इमेज को देखते हैं। रेटिना पे इमेज बन रही है लेकिन लगता है ऐसा, ब्रेन की प्रोग्रामिंग है ऐसी। कई तरीके की प्रोग्रामिंग होती है ब्रेन की कि वो आपको कैसे विजुअल्स करा रहा है, ठीक, ओके। तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो मतलब ये इस तरीके से, ये आईज जो है, पेयर ऑफ आईज, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक। तो है क्या रिक्वायरमेंट, क्या आप देखो, कुछ भी हो, कितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, लेकिन वहां पे वो बेकार हो जाएंगे जब उन्हें रेज नहीं मिलेंगी। आखिर एक ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा है,
वहां से चलने वाली रेस आंख पे गिर रही हैं और आंख पे ना गिरे तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अच्छा, आंख पे ना गिरने के दो तरीके, या तो आप आंख बंद कर लो, रेज नहीं गिर रही हैं, ओके, रेटिना पे पहुंची नहीं रही हैं, नहीं दिख रहा है, या फिर लाइट ऑफ कर दो। ये आंख बंद करने वाला तो मामला समझ में आया कि रेज रुक गई, ये लाइट ऑफ करने से क्यों नहीं दिख रही? क्या मतलब है इसका? क्योंकि रेज ही नहीं मिल रही है। आपने रेस को रोका नहीं, रेस को ही खत्म कर दिया। आप ये बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब जैसे यही लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आपको कैसे दिख रहा है? रेस को कहां से? यहां से रेस चल के आपकी आंख पे गिर रही है ना, तभी तो व्यू हो रहा है, ठीक है। और ये रेस जो गिर रही है आपकी आंख पे, इसको मिल कहां से रही है? प्रोजेक्टर से। तो देखें, दो तरीके की केसेस, प्रोजेक्टर से चलने वाली रेस इस पे गिरी, रिफ्लेक्शन के बाद आपके आंख पे पहुंची, आपको व्यू होने लगा। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, खुद रोशनी क्रिएट करते हैं, कुछ तो रिफ्लेक्शन से लेते हैं। अब जैसे मान लें यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, आपकी टेबल, आपकी बुक, जो भी है, या मैं हूं, कैसे दिख रहा है? मेरी खुद की रोशनी तो है नहीं, बस ये है कि वहां से प्रोजेक्टर से रेस गिरी मेरे ऊपर, रोशनी पड़ी और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद आपको मिला। ऐसी आपके ऊपर ये लाइट जो जल रही है, डोम ऐसे लगे हुए हैं, लाइट जो गिर रही है, उस लाइट से चलने वाली रेस आपकी कॉपी पे गिर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद आपके आंख पे पहुंच रही है। तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट तो किससे दिखते हैं? रिफ्लेक्शन के जरिए। लेकिन कुछ डायरेक्ट दिखते हैं, जैसे मैं प्रोजेक्टर को सीधे देखूं या आप लाइट को सीधे देखो, तो लाइट जो बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट, या प्रोजेक्टर सोर्स ऑफ लाइट, वो कैसे दिख रहा है? उसमें जो रेज हैं उसकी खुद की हैं, वो ल्यूमिनस बॉडी कहलाती है, वो रेस को इमिट कर रही है। जैसे सन और मून, सन कैसे दिखता है? उसकी खुद की रेज होती हैं, रेज आ रही हैं। मून कैसे दिखता है? मून की खुद की रेज नहीं होती, आप खुद जानते हो इस चीज को, है ना। सन से चलने वाली रेज जब मून पे गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आपकी आंख पे गिरती है, तब वो दिखता है। कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो चाहे ऑब्जेक्ट की खुद की रोशनी हो या ना हो, रोशनी आनी चाहिए, वहां से लाइट आनी चाहिए, आपके आंख पे गिरनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी होती है। यानी कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसी भी दृश्य को, किसी भी कोई भी विजिबिलिटी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? रेस। रेस का इंपॉर्टेंस है, जानते हैं? इसे रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहाँ लिखा है, इसे रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसीलिए, ठीक। तो रेस की इंपॉर्टेंस है, ओके। अब बात ये आती है कि रेस की इंपॉर्टेंस है, तो रेस से अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो रेस से इमेज भी दिख रही होगी। अगर हमें इमेज की विजिबिलिटी हो रही है तो वो भी रेस से हो रही होगी। तो यार फिर ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी और इमेज की विजिबिलिटी में जो रेज होंगी उनका प्रकार क्या होगा? मतलब टाइप्स, कि ये कौन सी ऐसी रेज है जो ऑब्जेक्ट को दिखा रही है, वो कौन सी रेज है जो इमेज को दिखा रही है, कैसे डिफाइंड होगा? ये पहले जान लें हम लोग। तो जब ये सब जान लेंगे तो पहले रेस को हम पहचाने, उससे बनने वाली इमेजेस को देखना शुरू करें कि इमेजेस बनती कैसे, डिफाइंड कैसे होती हैं, फिर हम लोग डिवाइसेस पे आ जाएंगे, फिर डिवाइसेस से इमेज को कंट्रोल करना सीख लेंगे। तो हमारा मकसद क्या है इस समय? इमेज बन कैसे रही है, और इमेज कैसे बन रही है तो फिर इमेज को कंट्रोल करना है हमारा काम। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम लोग को इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिससे हम इमेज कंट्रोल करके उसे साइज को बढ़ा घटा सके, दूर कर सके, पास कर सके, ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं, जरा देखते हैं इसमें कि कैसे कैसे स्टेप्स हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन एंड प्लेन मिरर। पहले मैं डिवाइस प्लेन मिरर उठाऊंगा, जनरलाइज तरीके से उसे डिस्कस करूंगा। उसमें काफी चीजें, बेसिक चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद जब हम लोग बेसिक सीख लेंगे तो हम लोग स्फेरिकल मिरर पे भी आएंगे। अभी प्लेन मिरर की बात होगी, चलते हैं। क्या हो रहा है? ये बिल्ली जो है अपने इमेज को देखते हुए बड़ी अचंभित हो रही है। कैट देखे, है ना? ये इमेज कैसी दिख रही है? बिल्कुल वैसी। कौन सा मिरर है ये? प्लेन मिरर। जरूरी है ना देखना? हम भी अगर ऐसे चेहरा ना देखें तो कैसे काम चलेगा, है ना? सुबह सुबह अपनी इमेज बनाना बहुत जरूरी होता है, इमेज फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अरे यार, मैं अपनी अगर सुबह सुबह इमेज नहीं देखा और इमेज को दुरुस्त नहीं किया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, है कि नहीं? तो इमेज बनाना बहुत जरूरी है। ओके, चले, ये देखें,
अब अपनी इमेज से इतना प्यार आने लगे तो बात ही क्या है कि नहीं? देखें तो कुछ अचंभित होते हैं अपनी इमेज को देख के, कुछ अपनी इमेज को देख के बिल्कुल जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देखो, है ना, कितनी अच्छी चीज है। बहरहाल इमेज देखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कैट हो चाहे एक बच्चा हो, है ना। ओके, ये जो अभी आया है ये कौन सा मिरर है? ये भी प्लेन मिरर है। आप ये देख रहे हो, ये भी मिरर है। ये जानते हैं क्या है? एक रूम है, जैसे ऐसी रूम है, उसमें कोने पे एक मिरर लगा हुआ है और उस मिरर में पूरा रूम, जैसे ये बहुत बड़ा रूम होगा, उस पूरे रूम की इमेज बन के आ रही। आप ये बताओ क्या ये प्लेन मिरर है? नहीं ना। कैसे पता चला? इमेज की साइज बदल गई। आप देख रहे हैं छोटे से मिरर में, जो भी छोटा सा मिरर होगा उसमें पूरा रूम कैसे दिख रहा है? इमेज की साइज को छोटा कर दिया। दिखा? ये देखो, ये क्या है? इमेज की साइज बड़ी हो गई। कैसा मिरर है ये? ये कॉनकेव मिरर है। जानते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर था, ये कॉनकेव मिरर है। इमेज की साइज को बड़ा कर रहा है। देख रहे हैं ऐसा? ये देखें, घबरा जाएंगे आप ऐसे देख के, है कि नहीं? कभी ऐसा मौका मिल गया? जानते हैं वो डेंटिस्ट जो होते हैं, क्वेश्चन आता है, डेंटिस्ट जो होते हैं एक मिरर इस्तेमाल करते हैं जब दांत वो ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो एक छोटा सा मिरर उनका वो ऐसे लगा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो कॉनकेव मिरर होता है, तो उसमें वो बड़ी सी इमेज दिखती है दांत की। तो भाई सफाई से काम कर लेते हैं, ये गलती से कोई दूसरा दांत ना उखाड़ दे, बड़ी सफाई से काम करते हैं, दिखता है इतना बड़ा, कॉनकेव मिरर में दिखता है। ऐसे होता है, मिरर से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और देखें, ये प्लेन मिरर है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की इमेज ये दिख रही है, सही, ये प्लेन मिरर है। लेकिन ये मिरर स्फेरिकल्स है। आप देखो मिरर जो है वो छोटी इमेज भी बना सकता है, इवन उल्टा भी कर सकता है, इन्वर्टेड इमेज। एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पर्सन है, वो सामने ऐसे बैठ गया और 3 मिरर्स लगा लिए उसने, और तीनों मिरर में उसी एक ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है। मिरर का फर्क है ना? ये कोई और मिरर है, ये कोई और है, ये कोई और, ये फर्क है। जानते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, वो इमेज को उल्टा भी कर देता है, छोटा भी कर देता है, बड़ा भी कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर में बहुत कम संभावनाएं होती हैं, वो सिर्फ छोटा करता है। जानते हैं वो जो व्हीकल्स में जो मिरर इस्तेमाल होते हैं, रियर व्यू मिरर, है ना, साइड में, ड्राइवर के साइड में, है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों कॉन्वेक्स होता है? उसका रीजन है, कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस को छोटा कर देता है। अब क्या होगा, जैसे ये मिरर लगा हुआ है साइड में, ठीक, और पीछे ट्रैफिक कंडीशन को देखने के लिए पीछे कौन सी व्हीकल्स आ रही हैं, तो व्हीकल तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आप प्लेन मिरर लगाओगे तो क्या होगा? प्लेन मिरर लगाओगे तो कोई ट्रैफिक, वो ट्रक आ रहा है तो उसके पास हेडलाइट दिख रही है, उसमें आपको पता ही नहीं चला क्या है, ये पूरी ट्रैफिक कंडीशन दिखनी चाहिए ना। तो वो मिरर जो इमेजेस की साइज को छोटा कर दे, तो पूरे दृश्य को, पूरी जो फील्ड है उसको आप छोटे से स्क्रीन पे, छोटे से फील्ड में आप व्यू कर लोगे, अगर वो छोटा छोटा बन जाए। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। मैं तो बहुत ही, जब ऐसी ट्रैफिक कंडीशन खराब हो गई है कि मैं तो लेके चलता हूँ उसे, मैं लगाए रहता हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। पीछे से होता है क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आप देखो पीछे से जो बाइक वाला आ रहा है उसने वो ट्रक का हॉर्न लगा रखा है, आप लोगों ने लगाया होगा, कुछ लोगों ने, ट्रक का। तो उसमें क्या होता है, वो बजा देते हैं तो लोग पूरा रास्ता दे देते हैं, तो बड़ा आनंद आता है कि लोग रास्ता छोड़ रहे हैं, वाली हम किंग हो गए, है ना, बेवकूफ बना के। नहीं, मैं नहीं बनता हूँ बेवकूफ, मेरे पास वो मिरर है, जब वो ऐसा हॉर्न बजाता है ना तो मैं और सामने आ जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि बाइक चल रही, मैं लगातार व्यू करता रहता हूँ, वो सेफ्टी के लिए। तो क्यों है वो, उसमें वो इमेजेस जो है वो छोटी बन के आ रही, तो पूरी ट्रैफिक कंडीशन दिखा रहे, रिक्वायरमेंट है। तो वो बाइक में जो लगती है वो कॉन्वेक्स मिरर। होता क्या है कि अगर मान लें कभी ब्रेक हो जाए तो आप दूसरा लेने जाते हो तो आप कॉन्वेक्स मिरर ही खरीदना, उसमें क्या होता है, कॉस्ट होती है। अगर सस्ता वाला उसने मिरर पकड़ा दिया, सस्ते चक्कर में लगे आप, तो प्लेन मिरर दे देगा, वो प्लेन मिरर लगा के चले, वो दिखेगा ही नहीं, उसमें केवल हेडलाइट दिखेगी। तो कॉस्टली होते हैं मिरर्स,
वो लिया। कहने का ये मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर की अपनी रिक्वायरमेंट, कॉनकेव की अपनी, और प्लेन मिरर की है ही रिक्वायरमेंट। ठीक, ऐसे दृश्य दिखता है। ये देखिए ऐसे ये मिरर्स हैं। अब एक ही ऑब्जेक्ट जो है, जो कैंडल है, एक ही ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेजेस दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है इमेज, इसमें मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है, और इसमें आप देखो डिमनिस्ट, मैग्नीफाइड डिमनिस्ट। मैग्नीफाइड बोलते हैं बड़े को, ठीक है, बड़ी इमेज को, और डिमनिस्ट बोलेंगे छोटी इमेज को। ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्टेड इमेज है ये सीधी। तो ये सब लफ्ज इस्तेमाल होंगे आगे, इन्वर्टेड, इरेक्टेड, डिमनिस्ट, मैग्नीफाइड, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरीके की इमेज बनेंगी। तो इन्हीं को स्टडी करना है, ये बन कैसे रही हैं, यही रिक्वायरमेंट हमारी। किस पोजीशन पे बन रही हैं, किस साइज की बन रही हैं, किस ओरिएंटेशन में, मतलब किस घुमाव में, सीधी या उल्टी कैसे बन रही हैं, ये सब निकालना होगा। और एक चीज और आती है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, रियल और वर्चुअल, ये भी सुना होगा आपने। वास्तविक या आभासी, वो आगे की बात है, वो क्या होता है। ठीक, चलो ओके, से होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मान लें, इससे रेस चल रही। अब ये रेस चारों तरफ फैल रही होती है। अब ये दिखेगा कैसे, सामने ऑब्जर्वर आया, ठीक, अब ये रेस जाके उस ऑब्जर्वर की आंख पे ऐसे गिरेंगे, ये रेस जब गिरेंगी तभी तो इसे विजन होगा। तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि रेस चले और आंख पे गिरे, तो विजिबिलिटी होगी। तो रेस इमिटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट fall on the eye of the observer and the object becomes visible, ये रिक्वायरमेंट, रेस की रिक्वायरमेंट, तब विजिबिलिटी होगी। ओके, अब होता क्या है कि दिमाग में प्रोग्रामिंग होती है, ब्रेन में। ये ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, ये प्रोग्रामिंग ऐसी है कि रेस जिस तरफ से आती दिख रही होंगी इस आई को, ऑब्जर्वर को, वहीं पे ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब कभी ऐसा भी होता है कि सिचुएशन ये हो जाती है कि डेविएशन ऑफ द रे कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ इमेज। का मतलब है कि मान ले जैसे ऑब्जेक्ट था, यहां से रेस चल रही थी, एक रे चली। अब हुआ क्या है कि इससे पहले ये आंख पे पहुंचे, हमने किसी डिवाइस के जरिए इसके रास्ते को घुमा दिया। घुमाने वाले डिवाइसेस यही हैं, आपका मिरर, सब यही करते हैं। मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, ये सब रे को डेविएट करवाते थे। विचलन हिंदी में, डेविएशन, अपने रास्ते से घूम जाना, या कोई डिवाइस लगा होगा, अभी दिखाएंगे हम आपको। लेकिन फिलहाल अगर ये रेस घूम गई और अब ऑब्जर्वर पे ये गिरती हैं, मान लें ये रेस, ये वाली, तो आप ये बताओ क्या इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिख तो रहा होगा, क्योंकि रेस तो पहुंच गई, क्या यहीं पे दिख रहा होगा? नहीं। अब होता क्या है कि अगर रे डेविएट होके गिरी तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिख रहा होगा, ये यहां दिख रहा होगा, इस रे की लाइन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि फिर वही बोलूंगा, ब्रेन की प्रोग्रामिंग है। हमारे ब्रेन में ऐसी प्रोग्रामिंग डाल दी गई है, उसके जरिए यही पता चलता है कि भाई ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, रेस जिस तरफ से हमारे आंख पे गिर रही होंगी, हमें ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी वहीं होगी, उसी की दिशा में होगी। अब होता क्या है कि ऑब्जेक्ट यहां ना देख के यहां दिख रहा है, लेकिन है तो नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो वास्तव में यहां है। तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट का खुद ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बल्कि उसका एक इंप्रेशन है, इंप्रेशन। तो ये जो इंप्रेशन है, इसी इंप्रेशन को इमेज बोलते हैं। अब आप ये बताओ कि हम यहां आपसे पूछें कि इमेज की डेफिनेशन क्या होगी, तो इमेज कब जन्म होता है, इमेज का, इमेज कब विजिबिलिटी होगी? जब रे डेविएट हो। अगर ये रे डेविएट ना होती, ये सीधे सीधे चल रही होती, ये देखें, अगर ये रे डेविएट ना होती, ये सीधे चल रही होती, तो ये ऑब्जेक्ट दिखता, इमेज तो दिखती नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, अब सिचुएशन ये हुई कि ऑब्जेक्ट से रेस चल के अब डेविएट होके आंख पे गिर रही है कि नहीं? तो अब तो हमें ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, अब कुछ और दिख रहा है, इमेज, इसी को इमेज बोलते हैं। तो इमेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? डेविएशन ऑफ द रे कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज की डेफिनेशन यही आई, जब डेविएशन होगा तभी इमेज डिफाइंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, अच्छा, बात आती है कि जब ये डेविएशन हो गया, इमेज यहाँ डिफाइंड हो गई, तो यहाँ पे आप देखो एक ही रे के दो हिस्से हो गए, है कि नहीं? दो हिस्से हो गए, एक डेविएशन से पहले, एक डेविएशन के बाद।
अब इनको क्या होता है कि अगर मान ले जैसे ऑब्जर्वर यहां पे हो तो क्या दिखेगा उसे? ऑब्जेक्ट दिखेगा, और यहां पे हुआ तो इमेज दिखेगी। तो यार दो प्रकार की रेज हो गई ना, सेम रे से दो रेज बन गई। एक वो वाली रे जो ऑब्जेक्ट का पता बता रही हैं, और एक वो रे जो इमेज का पता बता रही हैं। तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, डिफाइन करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि इस पार्ट को, इस रे के इस पार्ट को जो ऑब्जेक्ट से चल के आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट का पता बताता है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट किस पे? वो डिवाइस जो कारण पैदा कर रहा है इसका, है ना। यहां पे वो डिवाइस जिसने डेविएशन क्रिएट करवाया है, उस पे गिरने वाली रेज हैं, इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रेज। और वो जो रेज होती हैं जो डेविएट होकर निकल रही हैं, उनको या तो रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं या रिफ्रैक्टेड। अच्छा, बात आती है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दो नाम क्यों दिया गया इसका? ये इस डिवाइस पे डिपेंड करता है या उस फिनोमिना पे, जो फिनोमिना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है डेविएशन के लिए। मिरर लगाएंगे रिफ्लेक्शन होगा, लेंस या प्रिज्म लगाएंगे तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। अभी मैं बताता हूं उसे। अगर रेस रिफ्रैक्शन के फिनोमिना, रिफ्रैक्शन का याद है आपको फिनोमिना जिसमें रेस पार निकल जाती है मीडियम से, लेंस में होता है, प्रिज्म में होता है। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब मिरर लगा, रेस पड़ेंगे और लौट के आएंगे उधर ही। तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। तो जिस फिनोमिना से डेविएशन हो रहा है, उसी फिनोमिना के नाम पे इस रेस का नाम पड़ा। अब इसका मतलब हो गया कि अगर हम आगे डिफाइन करेंगे तो ये कहेंगे कि इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट का पता बताती हैं, तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस इमेज का पता बताती है। ये बहुत जरूरी डिफाइन करना। कैसे देखें? जैसे मान लें डेविएशन ड्यू टू मिरर, ये मिरर लगा रहे हैं, वही सेम कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट था, यहां से रेस चली, अब इस मिरर से ये रेस डेविएट होंगी, ये हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट ऑन द मिरर, मिरर पे गिर रही हैं। उसके बाद ये मिरर अपना काम करेगा, मिरर इसको डेविएट करवा देगा। मिरर डेविएट करवाएगा तो ये क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के बाद ये रेस गिर रही हैं, तो फिर ये ऑब्जर्वर पे गिरेंगी, तो इमेज कहां दिखेगी? इमेज इस लाइन में कहीं यहां दिख रही होगी। अरे यार आप देखो ध्यान से। अच्छा एक चीज और देखें, जैसे ये इमेज यहां दिख रही है, ये मिरर के पीछे दिख रही है, ठीक। अगर आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट भी देख सकते हो। अगर आप नजर घुमाओ तो यहां से भी रेस चल रही होंगी ना, सीधे ऐसे गिर रही होंगी। तो अगर उन रेस से जो मिरर पे नहीं पड़ रही हैं, उससे अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ऑब्जेक्ट सीधे दिख जाएगा यहाँ पे, और अगर मिरर के थ्रू देखेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा जो इमेज होगा, है ना। जैसे आप जब अपने को देख रहे होते हो प्लेन मिरर में, तो दो तरीका है अपने को देखने का। एक खुद को देख लो, है ना, सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, रेज ऐसे गिर रही हैं, और फिर सामने देखते हैं तो इमेज भी दिखती है। वो इमेज कैसे दिख रही है? वो इमेज ऐसे दिख रही है। वहां पे क्यों दिखती है? क्योंकि यहां से चलने वाली रेस, बॉडी से हमारी चलने वाली रेस मिरर पे गिरी, और मिरर से घूम के वापस हाथ पे आई। अब वहां पे रेस गिरी तो हमें वो रेस किधर से आती दिख रही है? उधर से। तो ब्रेन की प्रोग्रामिंग क्या करती है? जिधर से रेस आ रही हैं, ऑब्जेक्ट को उधर ही व्यू करवाएगा, इसीलिए इमेज वहां दिखती है। उसी को इंप्रेशन या इमेज जो भी बोले आप। तो ये फिनोमिना होता है। तो डेविएशन रिक्वायर्ड। अच्छा, ये तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो जाता है। अब जैसे ये रेस चल रही है, ये देखें, ये इंसिडेंट रेस हो गई। अब रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में रेस पार हो जाती है, डिवाइस से पार हो जाती है। आप देखें रिफ्लेक्शन में लौट आई थी, ये डिवाइस से पार हो जाती है, तो रिफ्लेक्टेड रेस है। और इस पे जब आप व्यू करोगे तो इसी की दिशा में इमेज दिख रहा होगा। ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। लेंस में भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। अगर लेंस आप यूज करो, ये भी डेविएट करवाता है रेस को। ये रेस गिरी, आप देखो यहां से डेविएट होंगी, ऑब्जर्वर पे गिरी, इंप्रेशन यहां दिख गया। तो ये डिवाइसेस हम लोग को पढ़ना है। अच्छा आप ये बताओ कि आपको नहीं लगता है कि इन डिवाइसेस से ही कंट्रोल होगा इमेज का बनना? कैसे? डिवाइस रेस को कितना घुमा देता है, मान ले रेस ज्यादा घूम जाए, कम घूम जाए, जिस तरह से ये डेविएट होंगी उस हिसाब से इमेज की पोजीशन बदलेगी। तो इसीलिए डिवाइस को बदल के हम इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर, इमेज का बनना, साइज सब बदल सकते हैं।
हमें क्या करना होगा, हमें इमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे को कंट्रोल करना होगा। और इन रेस को कंट्रोल करने के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे, इन डिवाइसेस को। यही पढ़ना है पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इसीलिए डिवाइसेस की पावर, ये पावर होती है, ये ऐसे घुमा देना, तो ये डिवाइसेस की पावर को स्टडी करना है, तब उसके जरिए इमेजेस वो कैसे बना सकते हैं इसको। तो ठीक, ओके। तो ये बात यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है आपको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? ओके। आंख पे गिरी और ये इमेज बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे कि इमेज का चूंकि पता लगाना है, तो इमेज का पता लगाने में, इमेज का पता इसलिए लगाना है क्योंकि हमें कंट्रोल करना है। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, इमेज को डिफरेंट प्लेसेस से बनाना हमें आना चाहिए, डिफरेंट साइज का बनाना आना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है बताएं? वो यही तो कंट्रोल करेगी रे, रिफ्लेक्टेड रे। या फिर आप मिरर पे आ जाओ, ये वाला जो केस था ये। अब आप ये बताओ कि ये जो इमेज बन रही है यहाँ पे, ये यही तो कंट्रोल कर रही है रे। अगर रे ये घूम जाए तो इमेज यहाँ चली जाएगी, अगर रे उधर चली जाए तो इमेज यहाँ चली जाएगी, है ना। तो होगा क्या कि प्रैक्टिकल कंडीशन में ये चीज होगी, देखें ऐसे। अब सोचो, ये मिरर होगा और गिवन क्या होगा, ऑब्जेक्ट और ये रे। ये होती है हमेशा, ऑब्जेक्ट मौजूद होता है और डिवाइस मौजूद होता है। आगे आपको क्या करना होगा, आपको इमेज का पता लगाना होगा, ये क्वेश्चन होगा। अब इमेज का पता लगाने में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है बताएं, महसूस करें। आपको नहीं लगता है कि हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, हैं? और बताएं, अगर लॉ ना हो और हम आपसे कहें कि बताओ रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो, तो इमेज तक हम लोग पहुंचे, तो आप क्या करोगे? आपको बुला लें, आप क्या करोगे? जिसका मन है जो कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे बनाने में कोई ऐसे बना दे रहा है, कोई ऐसे बना दे रहा है, कोई ऐसे बना दे रहा है। तो हर आदमी अपने प्रकार से रिफ्लेक्टेड रे बना के इमेज को कहीं भी डिफाइन कर रहा है। लेकिन इमेज कैसी होगी? इमेज तो एक ही होगी ना। रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी? एक ही तो होगी, सही वाली। तो सही वाली तो पता ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे होगे? जिसका मन हो, कोई यहाँ बना दिया, कोई यहाँ बना दिया, कोई किसी का मन है तो इधर ही निकाल दिया, मिरर के पीछे चला दिया। चलो, ट्रैफिक रूल्स नहीं है, जो मन करो, जो मन है करो, रूल्स होने चाहिए। अब रिक्वायरमेंट नहीं महसूस हो रही है कि इमेज अगर एक है तो उसके रूल्स होने चाहिए। यार एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, कैसे बनाया जाए? तो आप क्या करोगे? तब आपको क्या करेंगे? आपको यही तो रिक्वायरमेंट होगी, यस करेक्ट। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें फिर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करोगे। तो अभी इन्होंने बताया था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे अभी तो मैंने तो बताया नहीं, इन्होंने बताया था, उसी पे चल रहा है। तो उसमें क्या करेंगे कि यार इस रे को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे एक एंगल बनाओ, इतना एंगल इस तरफ बनाओ, और फिर जब आप रे ड्रॉ करोगे ऐसे, तो वो आपको इमेज तक पहुंचाएगी। अदरवाइज इमेज का पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए जब इतनी रिक्वायरमेंट हुई तो लॉ आया। अब ठीक है, अब लॉ पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसे रटना पड़ता है ना। तो ये रिक्वायरमेंट महसूस करनी है आपको। चलते हैं लॉ पढ़ लेते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, ये देख मिरर है, ये ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, तो इस लॉ के मुताबिक आप क्या करोगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होता है मिरर पे। नॉर्मल ड्रॉ किया, इस एंगल को नापा, इतना ही एंगल उस तरफ बनाया, और फिर एक लाइन ड्रॉ की, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। और जब रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देंगे तो ये आपको कहाँ तक पहुंचाएगी? इमेज जो है इसी लाइन पे होती है, कहीं भी हो सकती है, मान लीजिए इमेज तक पहुंचा दी आपको। तो यही तो रिक्वायरमेंट थी, फुलफिल हो गई। अब ये लॉ जो बना है, ये कैसे लिख दिया जाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस लॉ के मुताबिक ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहां तक। लेकिन एक अभी इसमें कमी है, वो ये है कि ये तो हमने पूरा कर दिया फुलफिल रिक्वायरमेंट कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। लेकिन एक चीज और भी तो हो सकता है यार, मान लें इंसिडेंट रे यही है,
मिरर भी यही है, नॉर्मल भी यही है, लेकिन अब संभावनाएं और भी हो सकती हैं। कैसे? अगर इस रे को हम लें, रिफ्लेक्टेड रे को, तो इतने एंगल पे आप इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। तो यार ऐसे एक लॉ से तो ये लग रहा है कि रे तो इधर भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, यहां भी, तो और भी इमेजेस पॉसिबल हैं। तो फिर एक रूल और आएगा एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। वो रूल दूसरा है। वो रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब ऐसे, ये प्लेन आप देख रहे हो, ये एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली रे, देखें इस समय ये बोर्ड का प्लेन है, इस स्क्रीन का प्लेन है, ये तो तीनों इसी प्लेन में है। ये नहीं हो सकता कि ये रिफ्लेक्टेड, ये दोनों तो इस प्लेन में रहे स्क्रीन के, और ये इधर चली जाए, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए ये दोनों ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी है और इंपॉर्टेंस भी है। इससे आप इमेज तक एग्जैक्टली पहुंच जाएंगे। याद हो गया? आप तो कभी नहीं भूलेगा रिक्वायरमेंट। ओके, अब इसका बहुत यूज होगा। अब इसका तो इंपॉर्टेंस हो गया ना, हर मिरर पे इस्तेमाल होना है इमेज तक पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताओ यहां पे कि ये तो प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर भी होंगे आगे चल के। अब स्फेरिकल मिरर पे भी जब इमेज बनने की बात आएगी तो कैसे बनेगा? आप देखो, एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये इंसिडेंट रे, ये देख इंसिडेंट रे हो गई। अब बात आती है कि अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल चाहिए। अब जब प्लेन मिरर था तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे नॉर्मल। अब स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें? आप ध्यान करो कि हर स्फेरिकल मिरर के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर डिफाइंड होता है। क्यों डिफाइंड होता है? उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, उसके साथ जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों डिफाइन किया जाता है? उसका रिक्वायरमेंट है, उसका पर्पस है, क्योंकि आपको नॉर्मल अब चाहिए। और स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, एंगल नहीं नापना है, सेंटर से ड्रॉ की गई हर लाइन इस सरफेस पे नॉर्मल गिरती है। आपको याद होगा सर्किल में रेडियल लाइन जितनी होती है सेंटर से ड्रॉ की गई रेडियस, वो सर्किल पे परपेंडिकुलर गिरता है, इसीलिए सेंटर होता है। इस सेंटर से ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाता है। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसीलिए सेंटर डिफाइंड होगा। अब ये एंगल आप नापो। अब देखो ये लिखा है ऑन स्फेरिकल मिरर्स नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आप ये एंगल नापें, उधर एक एंगल नापें और रिफ्लेक्टेड रे बना दें, हो गया। क्या दिक्कत? सेंटर की इंपॉर्टेंस है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है, ठीक? ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ पूरा हो गया। ओके, अगला केस देखें क्या है। आप एक बात बताओ, एक रे ये गिरा रहा हूं, कैसे गिर रही है? नॉर्मल प्लेन मिरर पे। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 है, 90 तो नहीं? 90 मत बोलिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है इसका। कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे देखेंगे? जैसे मान लें कोई मिरर है ये, तो ये अगर नॉर्मल पे चल रही है रे, तो रे अगर उधर होती जाएगी तो ये एंगल क्या होगा? छोटा होता जाएगा, और एकदम नॉर्मल पे आके 0 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो जो रे परपेंडिकुलर गिर रही होती है सरफेस पे, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। ओके, ठीक। तो ये रे जो है इस पे ये परपेंडिकुलर गिर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो भी 0 होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब रे कैसे जाएगी? रे इसी रास्ते पे तो जाएगी वापस, है ना? तो इसी रास्ते पे जाने का मतलब है कि रे को ऐसे जाना, ऐसी रे को बोलते हैं कि रे रीट्रेसेस इट्स पाथ। एक रे अगर किसी मिरर पे आप परपेंडिकुलर गिरा देंगे तो अपने पाथ पे वापस लौट जाती है, और इसको बोलते हैं रीट्रेसेस। द रे इज रीट्रेसिंग इट्स पाथ, अपने पाथ पे रीट्रेस कर गई, आप देखो, है ना? When a ray falls normally on a mirror, it retraces its path. ये जानते हैं क्यों सिखाया जा रहा है? ये असल में वही बात है, फिर कहूंगा, हमें रिफ्लेक्टेड रे को कंट्रोल करना है तो रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। रे को घुमाना है, हमें डेविएट करवाना है, इमेज को वहां बनाना है, हमें रे को ऐसे डेविएट करवाना है। तो डेविएट करवाने में हमें रे को कितने एंगल से घुमाना है? कहीं ऐसा तो नहीं है हमें रे को 90 पे घुमाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमें रे को 120 पे घुमाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है रे को लौटाना है। लौटाने का तरीका ये, जैसा कंट्रोल चाहिए वो आप सब सीखो, ठीक? ठीक।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान लें आप कैसे कहा जाए कि स्फेरिकल मिरर के जरिए आप रे को रिट्रेस करवा दो, इसके पाथ को, क्या करोगे बताओ? करेक्ट। रिट्रेस करवाने का मतलब है रे को नॉर्मल गिराना है, और स्फेरिकल मिरर पे अगर रे को नॉर्मल गिराना है तो किधर होना चाहिए? डायरेक्टेड सेंटर। तो आप क्या करो, रे को सीधे सेंटर की तरफ डायरेक्टेड कर दो, तो अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगी। तो रे जब यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसके डायरेक्शन में चलेगी अगर रे, ये आप देखो ऐसे, ये आप देखें, ठीक। तो जैसे ही ये नॉर्मल गिरी, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हुई, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर, ये चीज तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होना है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जानते हैं, ये जितने भी आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं आगे। ये टेक्निकल पार्ट जो है, अब जैसे होता क्या है कि आप सिर्फ लॉ पढ़ लिया आपने और आगे न्यूमेरिकल लगाना नहीं, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आगे जाके, आप केसेस को बहुत आसान बनाने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें इसी को असेंबल करके जोड़ के अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को जोड़ के। तो आप देखते चलो बहुत आसान है सब कुछ, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ पे जीरो है दोनों। तो क्या आ रहा है कि टू मेक अ रे रिट्रेस इट्स पाथ विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर, द रे शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ओके, एक प्रकार की ये वाली रे आप देखो, ये रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 90। गुड। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो भी 90 होगा। तो 90 होगा तो कैसे रे चली जाएगी? अच्छा ये बताओ कि इस तरह की रे क्या डेविएट हुई? तो डेविएट नहीं हुई तो क्या इमेज डिफाइंड होगा इस पे? नहीं होगा। मतलब मिरर ने कोई इस्तेमाल, देखें किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल तब माना जाता है जब वो रे को डेविएट करवाए। किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल तब माना जाता है जब वो इमेज को जन्म दे, और इमेज को क्रिएट करने में डेविएशन बहुत जरूरी है। तो इसने कहाँ डेविएशन किया? तो अक्सर ऐसे डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो डेविएशन ना दें, या किसी डिवाइस में दोनों क्षमताएं होती हैं। जैसे आपको याद हो, लेंस पे जब रे को गिराते हैं तो डेविएट होती है रे, लेकिन लेंस में एक पॉइंट डिफाइंड होता था जिस पे रे को गिराने पे रे डेविएट नहीं होती थी। याद है आपको? कोई याद है? ऑप्टिकल सेंटर लेंस में ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता था जिस पे रे आप गिराओ तो डेविएट नहीं होती थी। तो कभी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होने देना है, डिवाइस को इस्तेमाल होने के बावजूद भी उसका प्रभाव नहीं लेना है। तो ऐसे इस्तेमाल होता है, जैसे मिरर का प्रभाव नहीं मिल रहा है, मिरर पे रे गिर रही है लेकिन प्रभाव नहीं है। लेंस का अगर प्रभाव नहीं लेना है, इफेक्ट नहीं लेना है, तो उसका ऑप्टिकल सेंटर पे रे गिरा दो, रे बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। डेविएशन ही इफेक्ट है, ठीक। तो इस तरह की रे को जो सरफेस को छूते हुए चले, ये 90 डिग्री का क्या मतलब है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 90। ये रे ऐसी है जो सरफेस के टेंजेंशियल चल रही है, स्पर्श करते हुए, टेंजेंशियल। ऐसी रे का एक नाम होता है टेक्निकल, जिसे आप याद रखो, ग्रेजिंग रे बोलते हैं इसे बोलते हैं ग्रेजिंग रेज। तो कभी ऐसा हो कि एग्जामिनर जो है ग्रेजिंग रे बोल दे क्वेश्चन में, जनरली क्या होता है ऐसे लिखते नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, वो आम भाषा में ऐसे बोल देते हैं द रे ग्रेजेस ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, रे ग्रेजेस। तो ग्रेजेस का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90, टेंजेंशियल चलना। रे मूविंग टेंजेंशियल टू द सरफेस इज नोन एज ग्रेजिंग रे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कुछ टेक्निकल पार्ट है जो आप जानते चलो। ओके, एक और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक एंगल और डिफाइन किया जा रहा है, बड़ा जरूरी है, वो देखें। आप देखो ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं ये रेस के नॉर्मल से एंगल है। एक एंगल ये देखें कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। कैसे? ये इतना 90 है, ये थीटा डिडक्ट हो गया, 90 माइनस थीटा इधर भी होगा, इतना ही एंगल 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल है ये आप ध्यान दो, ये एंगल रे और मिरर के बीच का है, और ये एंगल कौन सा है? नॉर्मल और रे के बीच का। ये एंगल जो है इनका एक विशेष नाम है, इन्हें बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल्स।
याद रखें, बहुत यूज है इसका, उपयोगिता बहुत है ग्लांसिंग एंगल की। तो ग्लांसिंग एंगल अगर कभी बोला जाए तो आपको कौन सा एंगल लेना है, मिरर और रे के बीच का। अगर मान लीजिए ये एंगल दिया है तो आप 90 में से डिवाइड कर दो, और अगर डायरेक्ट दिया है तो कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री दिया है तो ये 60 हो गया ऐसे। तो ग्लांसिंग एंगल याद रखें, ग्लांसिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन रे एंड मिरर। परपेंडिकुलर रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को। ग्रेजिंग रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, ग्रेजिंग रे कहला जाता है। ये किया गया ग्लांसिंग एंगल। ओके, अब आती है बात बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़े से टेक्निकल पार्ट की ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया कि इमेज के जन्म के लिए, इमेज के क्रिएशन के लिए डेविएशन होना बहुत जरूरी है, और इमेज की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए भी डेविएशन का होना बहुत जरूरी है। तो डेविएशन ज्यादा या कम करेंगे तो उस हिसाब से इमेज जो है शिफ्ट होगी, अपनी पोजीशन बदलेगी। तो आपको नहीं लगता है कि हमें कोई इमेज बनानी है तो उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लें हमें यहाँ पे इमेज बनानी है किसी डिवाइस से और रे ऐसे जा रही है, तो आपको नहीं लगता है कि हम कितना इसे डेविएट कर दें कि इमेज यहां मिल जाए? हमें ज्यादा डेविएट करना है, कम डेविएट करना है, या क्या करना है इमेज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए? तो इमेज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए डेविएशन का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पे आपको सिखाने जा रहा हूं कि रे कितना डेविएट हो रही है, किसे नापे कैसे। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है जरा देखें, मेजरमेंट ऑफ डेविएशन देखें। एक रे ऐसे चल रही थी और किसी डिवाइस के जरिए इसे घुमा दिया गया, डेविएशन हो गया। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन नापना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है देखें, ये इसका इनिशियल पाथ है रे का। तो रे वास्तव में अगर कोई डिवाइस ना इस्तेमाल होता तो रे ऐसे जाती, लेकिन रे को कैसे घुमाया गया, ऐसे ना जाके रे ऐसे घूम गई है। तो ये घूम रही है ना रे, तो ये जो घूमना है इसका, ये देखें, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आप ये बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कौन सा एंगल हुआ। एक तो आप ये ध्यान दो, ये वाला एंगल नहीं है, ये रेस के बीच का एंगल है, ये वाला नहीं होता, ये बाहर वाला एंगल होता है। जैसे मान लें अगर एग्जामिनर जो किसी केस में ये एंगल दे देता है सपोज 120 डिग्री, तो आप उसे मत बोल देना डेविएशन। कितना होगा डेविएशन, 60 होगा, बाहर वाला एंगल होता है। 180 में से आप डिडक्ट करो तो ये बाहर वाला एंगल है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है, लगातार चल रही है। डायरेक्शन भी होता है, किधर घुमाया गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, द डेविएशन इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉक ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज डेविएशन है, ये आप ध्यान दें, ठीक है। ऐसे है ये, हम देखो, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज डेविएशन को साइन जो दिया जाता है, मैथमेटिक्स जब हम लोग कर रहे होंगे तो उसमें साइन पॉजिटिव दिया जाता है, ठीक। ओके, डेविएशन ऐसे भी हो सकता है। आप देखो, ये देखो, आप रे ऐसे चल रही थी है, और रे को ये देखें घुमा दिया गया। अब रे की जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो क्या थी, वो ये थी, और रे को कैसे घुमाया गया आप देखो। अब की बार ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में आप देखो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रही थी ना रे, ऐसे घूम, साइन क्या देंगे, निगेटिव। क्लॉक और एंटी क्लॉक डेविएशन ऐसे होता, ठीक। डेविएशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं जरा ये भी आप देख लें। ये देखें डेविएशन, ये डेविएशन जो होगा इसमें अगर आप एंगल नापोगे तो ये एंगल जो होगा वो लेस देन 90 है कि नहीं। ये लेस देन 90 वाला डेविएशन है, ज्यादा डेविएशन नहीं होता, ये कम होता है। ये डेविएशन देखें, ये कैसा है, ये 90 डिग्री का डेविएशन। और बढ़ाएं, डेविएशन बढ़ रहा है, और देखें अब ये डेविएशन आप देखो ऐसे, ये हुआ, रे उधर जा रही थी, ये डेविएशन हो गया क्या, ग्रेटर देन 90 है कि नहीं। तो ये जो डेविएशन हो रहा है, ये डेविएशन के टाइप है कि लेस देन में कम डेविएशन होता है, ये बढ़ गया बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताएं, और बढ़ाएं इसे तो कहां तक जा सकता है ये। ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है, आप देखो
ये बढ़ते बढ़ते लौट लिया वापस, या तो उसी पाथ पे लौट ले या एंटी पैरेलल हो जाए, है ना। तो ये जो डेविएशन होगा ये कितने का है, ये है 180 डिग्री का डेविएशन। आप देखो दिस डेविएशन इज ऑफ 180 डिग्री। लेस देन 90, 90, ग्रेटर देन 90, और 180 का क्या मतलब हुआ, जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में लौट गया। अच्छा अब ये बताओ कि वो जो रीट्रेस वाली कंडीशन थी उसमें डेविएशन आपसे पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन हो कि एक मिरर पे एक रे नॉर्मल गिर रही है, बताएं डेविएशन कितना होगा। तो रीट्रेस करने का मतलब है 180 डिग्री का डेविएशन, घूमा ऐसे गया, ऐसे घूम के वापस, ठीक है ना। ठीक, डेविएशन की मैथमेटिक्स भी तो हो सकती है, डेविएशन लेगी अगर उसके रास्ते में कई डिवाइसेस इस्तेमाल हो जाए, जैसे एक मिरर पे गिरी डेविएशन हुआ, फिर दूसरे मिरर पे गिरी फिर डेविएशन हुआ, तो क्या अगर मल्टीपल डेविएशन हो तो नेट डेविएशन कैसे निकलेगा, क्या जरूरत नहीं है इसको फाइंड करने की, है देखें कैसे। तो नेट डेविएशन का मतलब है कि आपको डेविएशन का मैथमेटिक्स करना है। अब दो केसेस होते हैं, कभी डेविएशन ऐड किए जाते हैं तो कभी डेविएशन डिडक्ट किए जाते हैं। कैसे देखें, एक केस ये है जिसमें रे जो है डेविएट ऐसे हो रही है, एक बार यहाँ डेविएशन हुआ एक बार यहाँ हो गया, ये डेविएशन, ठीक है। आप देखो अब दो डेविएशन हुए ये, अब इसमें आप देखो बारी बारी से अगर एक एक, इसमें कहा जाता है कि बताएं नेट डेविएशन क्या होगा, तो बारी बारी से एक एक डेविएशन अगर हम नापते हैं तो एक ये डेविएशन हुआ, कैसा है ये, पॉजिटिव क्लॉकवाइज। देखें क्लॉक ऐसे दिखने लगता है, अगर मान लें आप नहीं बनाओगे तो आपको पता चलेगा, रे ऐसे जा रही थी ऐसे घूम गई क्लॉकवाइज, कैसा डेविएशन होगा, पॉजिटिव। दूसरा कैसा होगा, दूसरा ही पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ऐसे जा रही थी ऐसे घूम गई, ये भी क्लॉकवाइज है ना। तो आपको बारी बारी से वो डेविएशंस देखने पड़ेंगे। तो ये क्लॉकवाइज हुआ एक डेविएशन पहला, दूसरा भी क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया, आप देखो है ना ये। अब नेट डेविएशन कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने में क्या मैथमेटिक्स होगी, कैसे, ये देखें तरीका, आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डेविएशन ऐड किए जा रहे हैं विद साइन। ये एक डिसिप्लिन फॉलो करना है आपको मैथमेटिक्स करने में। कैसे, एडिशन है ना, एडिशन क्यों कर रहे हैं आप ये बताओ, एडिशन तो करते ही हैं, वैसे भी डेविएशन को जोड़ना है, हमें नेट डेविएशन निकालना है इसलिए जोड़ना है। तो ये तो जोड़ है, डेविएशन को जोड़ना है, लेकिन विद साइन। तो विद साइन का मतलब है ये वाला साइन जो है ये डेविएशन का साइन है, डायरेक्शन, ये भी उसकी डायरेक्शन का साइन है, और ये क्या है, ये फॉर्मूले का है, क्योंकि आपको ऐड करना है। अब क्या करोगे, जब ऐसे आप लिख लोगे तो फिर ये साइन हटाओगे, ब्रैकेट खोलोगे, तो आपको ऐसे मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। खैर इसमें चूंकि सब पॉजिटिव है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट केस में आप देखो, मान ले सिचुएशन ये हो जाए, एक डेविएशन हुआ फिर ये हो गया, एक डेविएशन ये क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉक, लग रहा है ना आपको, रे ऐसे जा रही थी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक। तो अब ये दो डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो आप जब इनको ऐड करोगे तो क्या होंगे, ये डिडक्ट हो जाएंगे। कैसे, विद साइन ऐड करना है। तो क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, आप देखो, ये रे ऐसे जाना चाह रही थी, ये पहला डेविएशन हुआ तो ये हुआ पॉजिटिव, रे फिर इधर जाना चाह रही थी, अब देखो ये दूसरा हुआ डेविएशन, ये क्या हुआ, निगेटिव, ये एंटी क्लॉक हो गया। अब आप क्या डिसिप्लिन फॉलो करोगे, आप देखो ऐसे ऐसे जोड़ोगे, देखो नेट डेविएशन इज दिस, ये देखो ये पॉजिटिव पहले डेविएशन का क्लॉकवाइज, ये निगेटिव दूसरे का एंटी क्लॉक, और दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इसको फॉलो नहीं करते तो साइन की मिस्टेक हो जाती है कभी मैथमेटिक्स करने में। अभी जानते हैं अभी दो ही डेविएशन आपको दिख रहा है, हो सकता है मल्टीपल डेविएशन, 3, 4, 5 ऐसे रे जा रही है, ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, फिर इधर घूम गई, ऐसे घूम गई। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसमें सारे डेविएशंस की वैल्यू लेते हुए, साइन देते हुए सबको ऐड कर देना, तब जाके रिजल्ट आएगा। अच्छा अब इस रिजल्ट में एक खास बात है, जब डिफरेंस की बात आती है तो आप जानते हो जब आप इसे डिडक्ट करोगे तो यहाँ साइन आएगा इसका डेविएशन का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो दोनों जुड़ रहे थे। अब इसमें यह होता है, इसका साइन इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा है। अगर मान लें जैसे डेविएशन ये फर्स्ट ज्यादा होता वैल्यू में, जैसे मान लें 45 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 45 ये 30,
रिजल्ट क्या आता? +15, +15, ये 15 तो नेट डेविएशन हो गया, ये प्लस क्या बता रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब फाइनल डेविएशन जो नेट डेविएशन था वो क्लॉकवाइज। अच्छा, नेट डेविएशन का फिजिकल मतलब क्या है? देखिए, डेविएशन जो है दो रे के बीच का कंपैरिजन है डायरेक्शन का। तो आपको नहीं लगता नेट डेविएशन का मतलब है सबसे पहली रे और सबसे बाद वाली रे के बीच का एंगल का कंपैरिजन? तो इसमें और इसमें जब आप कंपैरिजन करते हो डेविएशन का तो वो नेट डेविएशन से आता है। अगर ये पॉजिटिव है तो फाइनली रे क्लॉकवाइज घूम गई। अगर बाई चांस ये ज्यादा होता तो निगेटिव आ जाता। निगेटिव का मतलब फाइनल रे जो है इनिशियल से फाइनल को कंपेयर कर रहे हो तो एंटी क्लॉक घूम गई। जीरो भी तो आ सकता था, ये भी 45 होता, ये भी 45 होता। जीरो, जीरो का क्या मतलब है बताएं? क्या मतलब है जीरो का? जीरो का मतलब है कि डेविएशन हुआ ही नहीं। डेविएशन ना होने का मतलब है कि रे जिस दिशा में चल रही थी अभी उसी दिशा में जा रही है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब है कि डेविएशन बिल्कुल एक ही दिशा में, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता तो आ जाती वैल्यू पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल होती ना, अभी पैरेलल नहीं दिख रहा है, अगर ये दोनों पैरेलल होती तो ये वैल्यू जीरो आ जाती। ठीक है, मैथमेटिक्स कर लेंगे ना डेविएशन की। ओके, ये जो क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं आपको एक एबिलिटी डेवलप करवाना चाहता हूं, वो ये है, सीखें। यहाँ विजुअल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि विजुअल्स, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लो। पेन का इस्तेमाल मिनिमाइज करना है, बहुत जरूरत पड़े तब पेन उठाना है। तो पहले प्रैक्टिस यही करनी है आपको कि जितना हो सके ओरली आप सॉल्व कर लें। और जानते हैं ओरल क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है और एक्यूरेसी भी बहुत होती है, क्योंकि आप देख रहे हो उसे। तो चले पहले कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, और कर लेंगे, और करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा हमारे में। पेन जो है वो डिसेबिलिटी का निशान देती है। क्यों? कि आप पेन उठा के आप सोचते सारा दिमाग वहां पहुंच गया। नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की। आप कोई भी पेन नहीं उठाएगा, ऐसी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग एक एक करके। ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेट डेविएशन इन फॉलोइंग केसेस। दो केसेस दिए हैं, इसमें नेट डेविएशन निकालना है। आप देखें, कर लेंगे ओरली। चले हम हेल्प करते हैं, पहला केस चले ओरली करते हैं, फिर किया जाएगा इसे लिख के। तो आप ये बताओ, यहाँ पे जो डेविएशन हो रहे हैं इसमें आपको पहला डेविएशन कितनी वैल्यू का दिख रहा है? 60 दिख रहा है, किसी को 120 दिख रहा है? नहीं, 120 नहीं होना चाहिए। क्यों? ये एंगल नहीं होता है, एग्जामिनर ने ऐसे एंगल दे दिया है, आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो ये हो गया कितना? 60, 180 माइनस 120, 60। क्लॉक है या एंटी क्लॉक? दिख रहा होगा। कैसा है ये? क्लॉकवाइज है। ओके, कैसे? रे ऐसे गई, इधर घूमेगी, तो 60 क्लॉकवाइज। अब आप ब्रेन के एक कंपार्टमेंट में इसे रख लो कि +60 हो चुका है। अब +60 रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसे, कहीं रखा हुआ है, ठीक, +60। अब आगे बढ़ जाएं, अब दूसरा डेविएशन देखें। दूसरा डेविएशन किस वैल्यू का है? 60 का, क्योंकि सीधे दिया हुआ है, ये वाला तो एंगल है नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 60 हो गया। प्लस है या माइनस? ये भी प्लस है। तो आप देखो ऐसे रे जा रही है, ऐसे घूम गई, क्लॉकवाइज घूमी है, तो ये भी +60, वो भी +60, क्या होगा? ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? +120। ठीक, अब कर देते हैं हम। तो ये पहला डेविएशन क्लॉकवाइज है, कितना? 180 माइनस 120, 60 क्लॉकवाइज। ओके, दूसरा आप देखो, दूसरा डेविएशन जो है वो भी क्लॉकवाइज 60। ठीक, अब ये दोनों जोड़ते हैं तो टोटल डेविएशन इज +60 प्लस +60। ठीक है, ये दोनों मिलके +120 दे। ओके, ठीक, अच्छा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्या है? सेकंड। चलो इसे भी ओरली किया जाए, ओरली करते हैं इसे। ठीक, अब ये बताओ, पहला डेविएशन किस वैल्यू का दिख रहा है? 60। ओके, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक, मतलब पॉजिटिव 60। ओके, पॉजिटिव 60 हो गया। सेकेंड डेविएशन जो है वो किस वैल्यू का दिख रहा है? 100। ये देखें, ये एंगल नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये रेस के बीच का है, बाहर वाला एंगल लेंगे। तो 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा, तो 100 हुआ। क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक हुआ। गुड, ऐसे रे जा रही है, ये एंटी क्लॉक हुआ। अब एक +60 और एक -100,
कितना आएगा जोड़ने? -40 इज द आंसर। ठीक है ना, हो ही जाएगा, बहुत इजी है। तो ये आप देखो, ये वाला जो आया इसमें ये एंगल, ये 60 क्लॉकवाइज आ गया, और ये आया 180 माइनस 80 इज 100। ठीक, 100 हो गया, तो कितना होगा? ये एंटी क्लॉक है, तो नेट डेविएशन इज 60 पॉजिटिव 100 निगेटिव। ये तो वैल्यू लिया है ना हमने, वहां देखो साइन ले रहे हैं, ये +60 और ये देखो -100। अब ये माइनस जो है इस डेविएशन का साइन है, डायरेक्शन है, और ये प्लस इस डेविएशन का डायरेक्शन है, दोनों को ऐड कर देना है हमें। फाइनली क्या होना है? ये -40। बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपसे?